कीन्स के बारे में यूजीसी नेट में क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स हैं जो कि कीन्स की बुक के बारे में हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो बुक है कीन्स ने वो कब कब लिखी थी। अ ट्रीटाइज ऑफ ऑन मनी, ये कब लिखा गया था। अ ट्रीटाइज ऑन मनी आया था 1930 में। ये आया था 1930 में। 1930 में। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये कब आया था। ये आया था 1936 में। ये सबको मालूम है कि 1936 में जनरल थ्योरी आया था जो कि कीन्स ने दिया था। इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, ये आया था 1913 में। अ मॉनेटरी थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, ये आया था 1933 में। और ये अ ट्रैक्ट ऑफ मनी मॉनेटरी रिफॉर्म 1923 में आया था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कि सबसे पहले क्या आएगा 1913 इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। उसके बाद आएगा ई, अ ट्रैक्ट ऑफ मॉनेटरी रिफॉर्म। उसके बाद आएगा अ ट्रीटाइज ऑफ ऑन मनी। उसके बाद आएगा जनरल थ्योरी। उसके बाद आएगा इंडियन करेंसी एंड मॉनेटरी थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। कीन्स की ये सभी पुस्तकों के नाम आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। और इसके साथ साथ मार्शल की बुक्स, जो कि मैं कल क्वेश्चंस को लेके आऊँगी उनकी बुक के बारे में, कि मार्शल की कौन कौन सी बुक है, कीन्स की कौन कौन सी बुक है, बहुत सारे अर्थशास्त्री उनकी बुक के बारे में उन्होंने क्या क्या दिए थे, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये पता होना चाहिए। क्योंकि इकोनॉमिक्स में मतलब कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जहाँ पे जो बहुत अच्छे अर्थशास्त्री जिनके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, जैसे कि कीन्स, मार्शल और ये बहुत सारे ऐसे अर्थशास्त्री जिनकी चर्चा बहुत होती है, उनके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो ये थे कीन्स की बुक। अब इसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। मॉनेटरी पॉलिसी, अच्छा अभी तो ये 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए ये 54वीं बैठक दिख रही है। अभी जो बैठक हुई है वो 60वीं बैठक हुई है। 2026 में 60वीं बैठक हुई है। और उसके हिसाब से सीमांत स्थायी सुविधा, स्थायी जमा सुविधा, CRR, रिवर्स रेपो रेट, ये सब चेंज हुए हैं। 54वीं बैठक में अलग थे और अभी जो 60वीं बैठक है उसमें अलग हुई है। RBI की जो MPC है, मतलब मौद्रिक नीति समिति है, मौद्रिक नीति पॉलिसी है, वो MPC है, जो कि MPC कहते हैं जिसको। इसके आधार पर ये 60वीं बैठक है। और जो RBI का जो सेंट्रली उसकी 615 बैठक हुई थी। तो जो सीमांत स्थायी सुविधा है SLR, वो कितनी है। सीमांत स्थायी सुविधा मतलब कि होता है MSF, जो कि है 5.50%। स्थायी जमा सुविधा मतलब कि सेकेंड स्थायी जमा सुविधा दर, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, SDR कितना है। SDR है 5%। CRR 2026 में है 3% रखा गया है। और रिवर्स रेपो रेट 3.35 और रेपो रेट जो है वो 5.25% रखी गई है। तो जो रेपो रेट है वो 5.25 है, रिवर्स रेपो रेट 3.35 है, CRR 3% है, MSF है वो 5.50 और SDR है वो 5% रखी गई है। तो ये क्वेश्चन RBI का MPC का क्वेश्चन है, जो कि मौद्रिक नीति समिति की बैठक में जो निर्णय लिया गया था, 60वीं बैठक हुई थी। ये हमेशा याद रखना कि RBI से क्वेश्चन आते ही हैं। तो ये इसकी जो और हाँ, क्योंकि हाँ जो बैठक हुई है, अभी फर्स्ट बैठक हुई थी वो अप्रैल में हुई थी। उसके बाद अभी 3 से 5 जून के बीच में दूसरी बैठक होगी, फिर जून के बाद अगस्त में होगी, और फिर अक्टूबर, और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगी। मतलब कि एक साल में शायद 6 बैठक होती हैं, 6 बैठक होती है। तो ये फर्स्ट बैठक थी, अप्रैल में हुई थी, उसके अनुसार ये जो दरें हैं वो चेंज की गई थी। सेकंड बैठक 3 और से 5 के बीच में होगी जून में। तो मैं उसके ऊपर फिर से वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अभी का इसका प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और अभी भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है
निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरणीय अर्थशास्त्र में दक्षता की अवधारणा का सही वर्णन करता है? ए, यदि किसी को किसी अन्य की स्थिति खराब किए बिना बेहतर नहीं बनाया जा सकता तो सभी पैरेटो आवंटन पैरेटो कुशल है। बिल्कुल सही। पैरेटो कहता है कि पैरेटो का जो पैरेटो एफिशिएंसी क्या कहती है कि किसी एक की स्थिति खराब किए बिना दूसरे की स्थिति सही नहीं बनाई जा सकती। दक्षता सभी व्यक्तियों के बीच संसाधनों का उचित एवं समान वितरण सुनिश्चित कर दक्षता नहीं करती है, एफिशिएंसी नहीं करती, इक्विटी करती है। इक्विटी आना चाहिए था यहाँ पे, तो ये गलत हो गया। इक्विटी करती है, एफिशिएंसी व्यक्तियों को उचित और समान वितरण की बात जहाँ आ गई वहाँ इक्विटी आना चाहिए, एफिशिएंसी इसका काम नहीं करती है। बाजार आवंटन केवल तभी कुशल होते हैं जब बाह्य कारकों की जैसी बाह्यताएँ ना हो। हाँ, बाह्य कारक होंगे तो जो आवंटन तभी कुशल हो सकते हैं जब बाहरी कारक जैसी विफलताएं ना हो, एक्सटर्नलिटीज़ नहीं हो तो बाजार एफिशिएंट होता है। तो जो ये अर्थ जो कि और जो एक्सपेरिमेंटल पॉलिसीज़ हैं वो जैसे कि टैक्स सब्सिडी आदि एक्सटर्नलिटीज़ को इंटरनलाइज करके एफिशिएंसी को बढ़ाती है। तो जो पैरेटो है वो पैरेटो बोलते हैं कि जो बाह्यताएँ हों, बाहरी बाज़ार विफलताएँ ना हों उसके और बोलते हैं जो कि व्यक्तियों का जो समान वितरण हो रहा है वो इक्विटी से होता है। एक एफिशिएंसी का पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है जो कि मतलब कि एफिशिएंसी का मतलब समान इक्वल वितरण होता है या इक्विटी होता है, मतलब एफिशिएंसी नहीं होती है। एफिशिएंसी यहाँ गलत कर दिया गया है। यदि किसी को अन्य की स्थिति खराब किए बिना, अर्थशास्त्र में जो पैरेटो एफिशिएंसी वो यही कहता है कि किसी दूसरे की स्थिति को खराब किए बिना किसी की स्थिति में सुधार नहीं लाया जा सकता। लेकिन और इसी का जो आगे का वर्जन दिया था वो किसने दिया था? हिक्स ने दिया था, जो कि क्षतिपूर्ति के ऊपर था। क्षतिपूर्ति सिद्धांत जो कि आपको पता होगा कि हिक्स ने दिया था, वो क्या कहता है आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। इसके बाद है भारत विश्व बैंक समूह के निम्नलिखित में से किस संस्थान का सदस्य है? क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन हम पढ़ते अच्छे से नहीं है, उसके बाद हम सोचते हैं कि हमने यहाँ पे देख लिए विश्व बैंक, आगे देखे ही नहीं भारत है करके। तो जो पूछा है क्वेश्चन, भारत विश्व बैंक के समूह में से किन किन संस्थान का सदस्य बना है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं, बस हम ये सोचते हैं विश्व बैंक समूह के मतलब विश्व बैंक का कौन कौन से सदस्य हैं, हम ये देख के गलत कर देते हैं। तो जो भारत है, पूछा है कि भारत कौन कौन से संस्थान का सदस्य है, तो IBRD का सदस्य है ना। और किसका सदस्य है? मीगा, इसका भी सदस्य है। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी IFC, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इसका भी सदस्य है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इसका भी सदस्य है, मतलब BCDE इन सब का सदस्य। ICSID का सदस्य नहीं है भारत। ये कहता था, भारत ने इसका बहिष्कार इसलिए कर दिया था क्योंकि ये शायद भारत को लगता था कि निष्पक्ष नहीं है, निष्पक्षता से काम नहीं करता, इसलिए इसका इन्होंने इसका सदस्य बनना स्वीकार नहीं किया था। ICSID का सदस्य नहीं है भारत, ठीक है। इसके बाद है सरकारी मार्ग के माध्यम से भारत के रक्षा उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमेय सीमा क्या है? तो सरकारी जो रूट है, जो गवर्नमेंट रूट है, उसके लिए 100% FDI अलाउ है। और जो खासकर जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक रीज़न इन्वॉल्व होते हैं इसमें। और जो ऑटोमेटिक रूट है उसका है 74%। अगर यहाँ पे ऑटोमेटिक रूट का पूछता तो यहाँ पे आता 74, लेकिन यहाँ पे पूछा है गवर्नमेंट रूट का पूछा है, इसलिए इसका आंसर आएगा 100। तो आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं ऐसे ही वीडियो लेके आते रहूँगी आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक योर एग्ज़ाम।